से बेटा रिपीट कर रहा हूँ इसको, और फिर परफॉर्म करती है एनालिसिस एंड क्या बोलता है टोटल कितने एम्प्लॉय आपके टारगेट हो, मेरा टारगेट था 12 बनाने और बेचने। फिर बेटा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है एक्सिस्टिंग में मेरी ऑर्गेनाइजेशन के कितने लोग हैं उनमें से कितने ऑलरेडी ठीक है जी। एग्जांपल क्या था, 1500 लोग हैं जिसमें 100 ऑलरेडी हैं, डबल तो वो कैसे एनालिसिस माइनस फोर्स एनालिसिस 500 लोगों, ठीक है। और बेटा फिर बात हुई थी टाइप ऑफ क्या आता है, टाइप बहुत बढ़िया। रितेश भाई क्या आता है बाबू? सबसे पहले तो ये सोच लो किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ एम्प्लॉय चाहिए, किस एक्सपीरियंस के साथ एम्प्लॉय चाहिए, किस बैकग्राउंड के साथ एम्प्लॉय चाहिए, क्या नेचर ऑफ जॉब परफॉर्म करने वाले, सब सोच लो भैया। ये तो डिसाइड कर दिया 500 एम्प्लॉय चाहिए, ये नहीं देखोगे क्या किस डिपार्टमेंट में कितने चाहिए। कहीं ना कहीं अगर इन्होंने जॉब करी तो उसका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तो मैंने डिसाइड कर 50 लोग एक्सपीरियंस होगा। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है कि मैं जॉब क्रिएट करूंगी आउट ऑफ दैट तो इतने परसेंट जो वुमेन को या इतने परसेंट जो माइनॉरिटी से आएंगे, इतने परसेंट लोग बैकवर्ड क्लास आएंगे, तो वो भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा रोल है कि रिजर्वेशन होती है हमारे 20% रखिए बैकवर्ड क्लास की। तो भैया टाइप ऑफ एम्प्लॉय में 20% तो बैकवर्ड ही देने हैं ना, 80% तो कैटेगरी हो सकती है पर 20% बैकवर्ड ही देने। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइजेशन से दो ले जाओ एग्जांपल को, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो बेटा एक स्कूल है, मुझे 4 टीचर चाहिए, पहली बार 11th क्लास आ रही है और 4 सेक्शन बन रहे हैं मेरे पास, ठीक है। सीरियसली ने अप्रूव कर दिया, अप्रूवल आ गया, पहली बार 11th क्लास आ रही है, 4 सेक्शन बन रहे हैं, सब कॉमर्स के, ये 4 टीचर अलग अलग अकाउंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ ध्यान रखें 4 अगर
जॉब करी है तो अकाउंट्स में की, कि मैं अगर दो एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा चला लूंगा, अब है ना ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। और मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि मैं 50% जॉब देता ही हूँ, मैंने कहूँ तो 4 में से 2 कम से कम हो, 2 मेल स्टाफ चलेंगे, कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं। उसके बाद बेटा हमने बात करी थी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पर, जब आपने किताबें खोली है थोड़ी देर, हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ, अकाउंट से 1 घंटा दे देते हो आप, होमवर्क पे मिल जाता है अकाउंट्स में, 20 मिनट दे के देख लो बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को, 100/100 नंबर ना दी जो कहोगे वो हार जाऊंगा। ईमानदारी से कह रहा हूँ, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पेपर नहीं देते, 20 मिनट और पढ़नी है बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, अगर आपके सामने पढ़ना है गुनहगारों में आपका ध्यान रखना, आप कंसिस्टेंट हो, मैं दिखाऊंगा नंबर कैसे आते हैं। लोग अकाउंट पढ़ते रहते हैं, पूरे साल पढ़ते रहोगे, 2-2 घंटे पढ़ते रहोगे, शत भी सोना में मुश्किल करते रहोगे, क्योंकि 20 मिनट पढ़ के सोना होते थे, उसके 20 मिनट नहीं खर्चने हमने। 5 साल का इतिहास है, पिछले 500 साल में मेरे पास 100 वाला बच्चा है बिजनेस स्टडीज का, 100 वाला बच्चा है इकोनॉमिक्स का, लोग रोते हैं, लोग सामने देखो, बेटा और सिलेक्शन, ठीक है, हमें 4 टीचर चाहिए, अकाउंट्स पढ़ाने वाले चाहिए, बेटा क्या होता है, मैं अपनी इमरजेंसी को एडवर्टाइज करता हूँ, इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, मैं चाहता हूँ हमारी दुनिया में दूसरी दुनिया को क्यों ज़्यादा चांसेस भाई साहब सब कुछ 4 लोग चाहिए, 200 ने जॉब के लिए अप्लाई करा, क्या होगा आप खुद समझो, तो 4 लोग सेलेक्ट होकर आएंगे, जो 196 को पीछे छोड़कर आएंगे, कितना कैलिबर लेके आएंगे समझते हो। तो रिक्रूटमेंट को ना कभी भी पेपर में इसका नाम रिक्रूटमेंट नहीं आता, हमेशा आता है पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस, मैंने बोला था क्यों पॉजिटिव क्यों बोला इसको, बेटा क्योंकि अच्छा तो सारी तो मर्जी आ जाए, जितने मर्जी लोग आए, इसलिए इसको बोला जा रहा है, ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। बैंक में क्या होता है आज की तारीख में, 5,000 वैकेंसी निकलती हैं, लोग इंडिया में पेपर देने वाले 50 लाख, 50 लाख लोग, उनको उनको बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं 50 लाख छोड़ो, करोड़ अप्लाई करेंगे, जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं सुटेबल कैंडिडेट मिलने के। 50 लाख लोग आए, 5,000 का सिलेक्शन है, आपको नहीं लगता कि उन 5,000 का कैलिबर क्या होगा, क्या माइंड रखते होंगे वो, समझ में आ रही बात। बहुत सिलेक्शन, इसका नाम सिलेक्शन क्या पता है, इसका नाम क्या है, नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस, क्योंकि बेटा हमेशा नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट कम होते हैं और नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट हमेशा ज्यादा होते हैं। 200 टीचर आए, 4 ही तो चाहिए, 196 रिजेक्ट होकर जाएंगे, 4 सेलेक्ट होकर आएंगे, नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं सिलेक्टेड से, सिलेक्शन बड़ा नेगेटिव प्रोसेस है। बैंक में 50 लाख लोगों ने अप्लाई करा, 5,000 वैकेंसी थी, बस 5,000 आएंगे, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे, सबके सब, कितना नेगेटिव हुआ। और बाबू मैंने आपसे एक बात भी पूछी थी, सिलेक्शन का बेसिस क्या रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या बेसिस होता है, कैसे सिलेक्शन करती है ऑर्गेनाइजेशन, कैसे करती है भाई बात, वो तो देख ही
पता नहीं क्या सुन रहे हो यार तुम। रिद्धि जी क्या देखते हैं सिलेक्शन करते टाइम, कैसे सेलेक्ट करें? 4 टीचर चाहिए, 200 आगे, अब क्या करूं? बाबू सबके टेस्ट कंडक्ट करो, सबका इंटरव्यू कंडक्ट करो, वहां से होगा सिलेक्शन। ये टेस्ट क्या होते हैं बाबू? एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बोलते हैं। मैंने कहा था आएगा, इसी चैप्टर में आएगा आपके पास, जब आएगा पता लग जाएगा। फिर भी 1-2 टेस्ट के नाम बोल देता हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट शायद कभी नाम सुनो, इंटेलिजेंस टेस्ट नाम सुनो, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, कुछ टेस्ट होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बारे में सब जानते हैं। बाबू इंटरव्यू कंडक्ट करो, सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करो, पक्का कहीं ना कहीं आप ये डिटरमाइन कर पाओगे किसका सिलेक्शन करना है, किसको रिजेक्ट करना है। क्लियर है बात? ये बात पुरानी थी, आगे की बात। इधर देखना मेरी तरफ, सब 4 लोग चाहिए थे, 200 लोगों ने अप्लाई किया, रिजेक्ट करा 196 को, 4 को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ तक कहानी पहुंच चुकी है। अब 4th स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। वो वर्ड है एंड, यानी कि प्लेसमेंट का मतलब अलग है और ओरिएंटेशन का मतलब बिल्कुल अलग है। आराम से सुनना। वो प्लेसमेंट मतलब एम्प्लॉई ऑक्यूपाई द जॉब पोजीशन फॉर विच ही और शी इज सेलेक्टेड इज नोन एज प्लेसमेंट। आज एम्प्लॉई सेलेक्ट हो गया, हमने उसको 3 दिन के बाद का टाइम दिया कि 3 दिन के बाद आकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 3 दिन के बाद आ गया, हमने उसको उसका कैबिन दिखा दिया, यही प्लेसमेंट है। एम्प्लॉई ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजीशन फॉर विच ही और शी इज सेलेक्टेड इज प्लेसमेंट। आ जाए जो जिस कैबिन के लिए सेलेक्ट हुए थे, जिस जगह के लिए सेलेक्ट हुए थे, वहां पर बिठा देना ही प्लेसमेंट है। तो ओरिएंटेशन क्या चीज है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन था ना। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेटा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आज एक नया एम्प्लॉय, 4 एम्प्लॉय नए आए हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। उनको ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर करो, माने सामने देखो, उनको ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर करो, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन से, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से, सीईओ एमडी से, मिशन विजन ऑब्जेक्टिव से। वो क्या जानता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? कुछ भी तो नहीं। मेरे स्कूल के बारे में कुछ जानते हैं वो 4 टीचर जो नए आए? कुछ नहीं जानते। रूल्स रेगुलेशन जानते हैं? सब बताओ ना उनको, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ये रूल्स रेगुलेशन है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की नींव इसने रखी थी आज से 50 साल पहले। ऑर्गेनाइजेशन का बनाने का पर्पस क्या था? ये थे हमारे मिशन विजन और ऑब्जेक्टिव। आपका सुपीरियर कौन होगा? ये होगा। आपका सबऑर्डिनेट कौन होगा? ये होगा। इससे ऑर्डर लेना है आपको, इसको ऑर्डर देना है, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इसके लिए आंसरेबल हो। सब बताओ, पूरा फैमिलियर करो, कौन है प्रिंसिपल, कौन वाइस प्रिंसिपल, क्या क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, पूरा फैमिलियर कर दो ऑर्गेनाइजेशन से। ये ओरिएंटेशन है। बेबू अगर एक ढंग की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ओरिएंटेशन कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। और वो एक ढंग की ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर एक प्रेजेंटेशन रूम रहता है। सारे नए एम्प्लॉय जो भी सेलेक्ट होते हैं उस प्रेजेंटेशन रूम में ले जाए जाते हैं और वहां पर क्लिपिंग चलाई जाती है। पहले पेज पे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं, उनको कहा जाता है जी पढ़ लो। सबने पढ़ लिया, समझ लिया, कुछ पूछना है पूछ लो, आगे बढ़ाओ जी। ये हमारी कंपनी के प्रमोटर हैं जिन्होंने कंपनी की नींव रखी। ये इनके मिशन विजन और ऑब्जेक्टिव थे ऑर्गेनाइजेशन चलाने के। आपके सुपीरियर की फोटो दिखा दीजिए, ये आपका सुपीरियर यहाँ पर बैठता है, ये इसकी क्वालिफिकेशन है, आप इससे ऑर्डर लेंगे। लो जी, ये अगली क्लिप, ये आपके सबऑर्डिनेट है, आपको कोई ऑर्डर देना है, इनको देना है, ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। जान गया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? ये जो ओरिएंटेशन है ना, कुछ घंटों का रहता है, बस 2-3 घंटे में आपको ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर कर देते हैं। उसके बाद जी आगे बढ़ाएंगे बात को। समझ में आ गई बात? चारों बातें क्लियर है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट स्टेप आप पढ़ना, क्या लिखा है नोट्स में? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या लिखा नेक्स्ट है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 2 मिनट के लिए सामने देखना, मेरी तरफ देखो, बिल्कुल सामने। तो क्या डिफरेंस होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में? देखो, अगर एक होते तो लिखा होता ट्रेनिंग और डेवलपमेंट,
वर्ड क्या लिखा है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो कुछ तो अलग है। क्या फर्क होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में? एनी गेसेस? गेस करो। ट्रेनिंग से स्किल्स डेवलप होते हैं और डेवलपमेंट से स्किल नहीं डेवलप होते। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंपनी के थ्रू ही होते हैं। ट्रेनिंग कौन कराएगा? कुछ कहना है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कोई फर्क? कोई गैस करना चाहे? देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ बाबू। ट्रेनिंग ना जनरली एक स्पेसिफिक फील्ड में होती है, और अगर देखा जाए इट इज रिलेटेड विद योर जॉब पोजीशन। मेरी तरफ देखना, ट्रेनिंग एक ही स्पेसिफिक फील्ड में होती है और जनरली इट इज रिलेटेड विद योर जॉब पोजीशन, और डेवलपमेंट इंसान की इन ऑल रिस्पेक्ट होती है, और जरूरी नहीं है उसका जॉब से कोई लेना या देना भी हो। एक मिनट के लिए बात समझने की कोशिश करो। आप बेटा ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी कंपनी का नाम है कुछ भी समझ लो, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, वहाँ अकाउंटेंट की जरूरत थी, ठीक है। हमने आपको सेलेक्ट करा अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। आज आपको फैमिलियर भी कर दिया, आपको आपका कैबिन भी दिखा दिया, प्लेसमेंट भी हो गया और ओरिएंटेशन भी हो गया। अब हमने आपको एक बात बताई कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो हमारा अपना बनवाया हुआ है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, बाहर नहीं मिलता कहीं पर। बाहर स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर मिलता है अकाउंटिंग के, बीजी हो गया, टैली हो गया, पर हमारे पास अपना स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर कोई नहीं है। हमने अपना कस्टमाइज करा रखा है, अपने अकॉर्डिंग बनवा रखा है सॉफ्टवेयर। आप नहीं चलाना जानते पर अकाउंट्स आप जानते हो, आओ बैठो हम आपको सॉफ्टवेयर चलाना सिखा देंगे। 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहेगी सर इस सॉफ्टवेयर पे। देखो मैं कहता हूँ कितना ही पढ़ लिख कर चले जाओ, आज की तारीख में हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है पहले आप ट्रेनिंग लो, उसके बाद का एनवायरमेंट में, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है, ट्रेनिंग एक ही फील्ड में होती है एंड जनरली इट इज रिलेटेड विद योर जॉब। ट्रेनिंग का वास्ता आपकी सीधा सीधा जॉब के साथ है, क्योंकि आपके अकाउंट्स में जॉब है इसलिए अकाउंट्स में ही ट्रेनिंग हो रही है। क्या स्किल बढ़ेगा? स्किल पक्का बढ़ेगा। क्या डेवलपमेंट से स्किल नहीं बढ़ता? बढ़ता है, पर डेवलपमेंट इंसान की इन ऑल रिस्पेक्ट होती है, ओवरऑल होती है चीज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जरूरी नहीं आपकी जॉब से कोई वास्ता। कहने का मतलब क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है सारे एम्प्लॉय के लिए इंग्लिश स्पोकन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है 7 दिन के लिए। शायद जॉब के लिए इसकी जरूरत भी नहीं थी। आप अकाउंटेंट हो, शायद हमें कभी नहीं चाहिए था आपसे कि आप इंग्लिश बोलो, पर हमने फिर भी कराया सारे एम्प्लॉय के लिए। ये हम आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट सोच रहे हैं, नहीं कोई हम अपनी जॉब पे वाला नहीं सोच रहे। स्किल तो अभी भी बढ़ रहा है आपका। या पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया सारे एम्प्लॉयज के लिए, सर इसका जॉब से क्या लेना देना, पर हमने तब भी करा ऑर्गेनाइज। डेवलपमेंट इंसान की ओवरऑल होती है इन ऑल रिस्पेक्ट, एंड इट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू योर जॉब। समझ में आया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क? ठीक है जी। एम्प्लॉय का मैंने ओरिएंटेशन करा, फैमिलियर कर दिया, 3 महीने की ट्रेनिंग पर बिठा दिया, अगर कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने थे वो भी कर दिए। ठीक है जी, सब कुछ सीक्वेंस से चलता आ रहा है, प्रोसेस है भैया, यही ऑर्डर चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ाओ बाबू। 6 स्टेप कहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये क्या चीज होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल? बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस को चेक करना। देखो एक बार आपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी, मान लो 3 महीने के लिए हमने ट्रेनिंग दी है उसको, और उसको कुछ टाइम के लिए जॉब पर छोड़ देना है। 3 महीने ट्रेनिंग देकर उससे काम कराना शुरू करा, 6 महीने तक उसको बिल्कुल नहीं देखा, 6 महीने 5 महीने 4 महीने जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। एक बार एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी और कुछ टाइम के लिए उसको जॉब पर छोड़ दिया, अब हम उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है ना, जो HRM बैठा है, ये ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे खतरनाक इंसान होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसका काम ही पता है क्या, एम्प्लॉय से डील करना। ये डील करता है बस एम्प्लॉय से और कुछ नहीं करता।
बाबू इसके दिमाग में ना हर हर जॉब का, हर पोजीशन का एक स्टैंडर्ड रहता है। इसको पता है, अच्छा इस पोस्ट पे तो 6 महीने में इतना काम हो जाता है। ये आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने वाला है उन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो इसके दिमाग में चल रहे हैं। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होकर आए हो, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही हमने मशीनरी पर ट्रेनिंग दी है और 3 महीने की ट्रेनिंग दी, उसके बाद 6 महीने आपको काम करते हुए। आज क्या करेगा, आज HRM आपकी अप्रेजल रिपोर्ट निकालेगा। आज क्या करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। ये वही प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड जो उसके दिमाग में चल रहे हैं। HRM को ना 20 साल हो गए इसी पोस्ट पे काम करते किसी कंपनी में, उसको पता है इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना इस लेवल पे जहाँ वो दिन की 100 यूनिट बनती है और मान लो पिछले 6 महीने में 180 में से 160 दिन वर्किंग है, तो उसको यार 16,000 यूनिट बना के गए हो। उसने क्या करा, मंगा लिया रजिस्टर सुपरवाइजर से आपके, ले आओ इसका रजिस्टर उठा के देखता हूँ, आज गिनता हूँ इसने कितनी यूनिट बनाई। गिननी शुरू कर दी भाई साहब, 160 दिन की रिपोर्ट आपकी। और बाबू मान लो प्रोडक्शन अब कुछ भी आ सकता है, हो सकता है एग्जैक्टली इक्वल्स टू 16,000, हो सकता है बिलो 16,000 हो सकता है मोर देन 16,000 हो। अब आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। और आपको ये भी बता देता हूँ, तभी ऐसा बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन में पहला प्रमोशन सबसे जल्दी होता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस सबसे जल्दी चेक हो जाती है पहली बार। एक बार चेक हुई तो हो सकता है बेटा फिर 1.5-2 साल आपको कोई पूछे भी ना, लेकिन पहली बार सबसे जल्दी चेक हो जाती है। ट्रेनिंग हो गई, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद आपकी वो पिछली सारी परफॉर्मेंस चेक करा ली जो जो आपने करा। समझ में आ रही बात? 7th स्टेप, प्रमोशन एंड करियर प्लान। इधर देखना बाबू, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द वर्ड प्रमोशन। हमेशा प्रमोशन नहीं होगा, वो बात अलग है, हेडिंग का नाम लिखा है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। सर ये डिपेंड करता है आपकी अप्रेजल रिपोर्ट पर जो पिछले स्टेप में निकाली है HRM ने। इफ योर अप्रेजल रिपोर्ट इज एक्सीलेंट, मार्वलस, 16,000 यूनिट बननी चाहिए थी, आपने 20,000 बनाई है, सर यू डिजर्व प्रमोशन। प्रमोशन मतलब लोअर रैंक से अपर रैंक पर शिफ्ट कर देना, लोअर जॉब पोजीशन से अपर जॉब पोजीशन पर शिफ्ट कर देना इस प्रमोशन। और इफ अप्रेजल रिपोर्ट इज पुअर देन हो तो सकती है ना, 16,000 यूनिट बननी चाहिए थी, बनी 12,000, बनी 13,000, तो ईदर ट्रांसफर और डिमोशन, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। सर क्या क्या ये वर्ड में फर्क समझते हो आप, डिमोशन और ट्रांसफर? इधर देखना दिव्य भाई, सामने देखो, आप फर्क समझते हो इस चीज में? डिमोशन और ट्रांसफर क्या होता है? डिमोशन, हायर रैंक पर थे, लोअर रैंक पर पहुंचा दिए गए, डिमोशन हो गया। ट्रांसफर क्या होता है? जिस रैंक पर थे उसी रैंक पर जाओगे, पर बाबू डिपार्टमेंट बदल दिया जाएगा। HRM ने कहा अच्छा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में था, 3 महीने काम भी सिखवाया, 6 महीने तो काम करते हो गए, क्या यूनिट बनाई? 12,000, 16,000 तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही थी। इसका मतलब है प्रोडक्शन में तेरा दिमाग नहीं है, छोड़, कल से आजा जरा, बाहर आ जा। तेरे को हमने प्रॉपर टाइम दिया अपनी परफॉर्मेंस शो अप करने का, पर तूने दिखाई नहीं वो परफॉर्मेंस। प्रोडक्शन तेरे लिए नहीं है, सेल्स में आ जा कल से। भाई सेम रैंक पर जाओगे, पर अब आपका डिपार्टमेंट बदल गया, इसको बोलते हैं ट्रांसफर कर दिए थे हैं। हाँ, जब काम आता नहीं तो काम तो सिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन सुना था सबने? रितेश ने बोला कि क्या सेल्स में दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, आता ही नहीं जब उसको काम। और ऑर्गेनाइजेशन में कहता हूँ काम आता भी हो तब भी आपको क्या करती है आज की तारीख में, पहले अपने वर्क एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जरूर ट्रेन करती है। यार इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग जाते हैं भाई साहब, पहले ट्रेनिंग पीरियड पे रहते हैं। आपको एक बात बता दूं तो आपको बड़ी हैरानी होगी, CBSE के अकॉर्डिंग अगर आप टीचर अपॉइंट होते हो किसी भी स्कूल में, तो पहले 1 साल में आप ट्रेनी होते हो। समझ में आई बात? 1 साल ट्रेनी की सैलरी मिलती है आपको, और उसके बाद बेटा प्रॉपर टीचर की।
सर किसी भी स्कूल मतलब समझ रहे हो ना, ये तो नियम ही हो गया। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आओ, पहले मेरे वर्क एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाओ, उसके बाद देखेंगे। क्लियर है बात? बाबू 7th हेडिंग का नाम जरूर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग था, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ प्रमोशन नहीं हो सकता, प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर अप्रेजल रिपोर्ट। ठीक है जी। और लास्ट हेडिंग जब मैं करा दूंगा तो मैं पढ़ने का मौका दूंगा, 8 के 8 हेडिंग आप पढ़ेंगे। और मैं पहले बता रहा हूँ उसमें बड़ी गलतियां कर रखे हैं, दबा के गलतियां, मैं भी बता दूंगा क्या क्या ठीक हो जाए। ठीक है जी, चलो सुनना बाबू। 8th हेडिंग इज कंपनसेशन। बाबू प्लीज सामने देखना। बाबू अब एक एम्प्लॉय आया, सेलेक्ट हो गया, नया था, मैंने सबसे पहले उसको उसकी जॉब पोजीशन दिखा दी, फिर बेटा फैमिलियर कर दिया, ट्रेनिंग भी दे दी, परफॉर्मेंस भी चेक कर ली, अच्छी लगी तो प्रमोशन कर दिया, बुरी लगी तो डिमोशन या ट्रांसफर कर दिया। वो जो आया वो फ्री में काम करने आया, फ्री में। किसके लिए काम कर रहा है वो? किसी ना किसी पे के लिए काम कर रहा है। कहता है उसको कंपनसेशन दे दो। लेकिन मैं काम की बात बोलने चाह रहा हूँ, कंपनसेशन क्या होता है अगर कभी डिफाइन करना हो तो ऑल फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स गिवन टू एन एम्प्लॉय इज कंपनसेशन। ऑल फॉर्म्स ऑफ रिवॉर्ड, कोई भी रिवॉर्ड देते हो आप उसको, सब कंपनसेशन है। लेकिन ध्यान रहे कंपनसेशन दो तरीके की होती है, डायरेक्ट कंपनसेशन और इनडायरेक्ट कंपनसेशन। और अगर मेरी बात सुन लोगे यहाँ पर तो कभी जिंदगी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क करना आपसे बेटर कोई बता नहीं पाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनसेशन क्या होती है बाबू? वो पैसे जो आपको आज मिलेंगे और नगद मिलेंगे वो डायरेक्ट कंपनसेशन है। इनडायरेक्ट क्या है? या तो आज नहीं मिल रहा या तो नगद नहीं मिल रहा। सुनना मेरी वर्ड पे ही जाना, ऐसी बातें कोई डेफिनेशन नहीं लिखती, कोई टीचर नहीं लिखता ऐसी डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट कंपनसेशन क्या होती है? जो आज मिलेगी और नगद मिलेगी, जैसे कि आपकी सैलरी या कभी बोनस या कभी कोई कमीशन, बिल्कुल आज मिलेगा, अभी मिलेगा, नगद मिलेगा, ये तो है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या? या तो आज नहीं मिल रहा या नगद नहीं मिल रहा। इंश्योरेंस करा दिया ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय का, अपॉन डेथ फैमिली को पैसे मिल जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस करा दिया आज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का, अपॉन डेथ फैमिली को पैसे मिल जाएंगे। सर आज मिल रहे हैं पैसे? आज तो नहीं मिल रहे। मैंने क्या बोला? या आज ना मिले या नगद ना मिले, ये दोनों क्या होते हैं? इनडायरेक्ट। तो लाइफ इंश्योरेंस कराना एक इनडायरेक्ट कंपनसेशन देना है। समझ में आ रही है बात? या एम्प्लॉयर ने कह दिया एम्प्लॉय को कि अपने बच्चों को मेरे स्कूल में पढ़ा दो, कोई फीस नहीं देनी, मेरे स्कूल में पढ़ते रहेंगे आपके बच्चे। सर आज मिल रहा है? बिल्कुल आज मिल रहा है बेनिफिट। कैश मिल रहा है, नगद मिल रहा है बेनिफिट। क्या ये? इनडायरेक्ट कंपनसेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लैट दे दिया एम्प्लॉय को रहने के लिए, आज मिल रहा है, बिल्कुल आज मिल रहा है, कैश मिल रहा है। क्या ये? इनडायरेक्ट कंपनसेशन। डायरेक्ट क्या होती है? आज मिल रहा है और नगद मिल रहा है। ये क्या होती है? या तो आज नहीं मिल रहा या तो नगद नहीं मिल रहा। क्लियर है बात? रीड करना जरा पूरा प्रोसेस। सैलरी, हाँ तो वो यार नगद के बराबर ही तो यार, कैश और कैश इक्वल है। अब वो फटाफट से रीड करके बताओ मुझे। अंश कहाँ है तो भाई? अब इनडायरेक्ट कंपनसेशन में ना एक एग्जाम्पल लिखा गया, ठीक है ना, उसकी चर्चा मुझे जरूर करनी है और ये चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सब सुन लो। वो एक टर्म आती है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, इनडायरेक्ट पेमेंट में। किसी को पता है प्रोविडेंट फंड क्या होता है? किसी को? पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, सुना है कभी नाम? हाँ पता है एग्जैक्टली क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ, एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखो बाबू। ये आज नहीं तो कल मुझे इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करना ही पड़ेगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। मैं अब नहीं करूँगा, अभी स्टाफिंग चैप्टर में किसी दूसरी जगह पे करना पड़ेगा। वहाँ नहीं करूँगा, डायरेक्टिंग में एक जगह पर इसका डिटेल डिस्कशन आएगा, वहाँ करूँगा। वहाँ नहीं करूँगा, अकाउंट्स में भी आएगा। तो करना तो भाई आज कर लो अच्छे से और ख़त्म करो इसको।
तो वो क्या होता है प्रोविडेंट फंड, थोड़ा सा ये समझना, फिर बताऊंगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड क्या चीज होती है। ठीक है, जिसका कोई भी क्वेश्चन उठे रोक लेना, मेरे को जहां लगे ना मुझे समझ में आना बंद हो गया पूछ लेना। बेटा कई बार ना जब आप किसी से सैलरी पूछते हो ना तो लोग अपनी सैलरी पता कैसे बताते हैं कि जी मेरी सैलरी है 12 लाख का पैकेज है मेरा, और इन हैंड 10.5 लाख आता है या 10 लाख आता है। अरे बोला क्या बात कर रहा है यार, जब तेरा पैकेज 12 लाख है तो इन हैंड 10 क्यों आता है, इन हैंड क्यों नहीं आता 12 का 12? तो बाबू ये जो पैसे हैं जो 2 लाख रुपए हैं ये कहीं पर चले जाते हैं, तभी तो उसके हाथ में 10 ही बचते हैं। कहाँ चले जाते हैं बाबू? वन इज टैक्सेस एंड अदर वन इज प्रोविडेंट फंड। सुनना बाबू, टैक्सेस क्यों? बेटा इंडिया में ना नियम ये है कि जो एम्प्लॉयर होता है ना, जो मालिक होता है, उसको फंसाया गया है कि तेरे यहाँ जितने भी एम्प्लॉई है ना, जब तो इनकी सैलरी बटेगा तो टैक्स काट के बटेगा। और मैं कहता हूँ नियम भी बहुत ठीक है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता मैं भी यही करता। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 1.5 लाख लोगों का टैक्स लेना आसान है या 1.5 लाख लोगों को ट्रेस करना कि लाओ अपना टैक्स जमा करो? ऑब्वियसली रिलायंस है भाई। इन्फोसिस में 2.5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। इनकम टैक्स किसको फंसा के रखा है? इन्फोसिस को, कि 2.5 लाख लोगों को टैक्स तू जमा करेगा। और जब भी लोगों को सैलरी देता है टैक्स काट के देता है, और उनका टैक्स डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देता है। कितना आसान है इनकम टैक्स के लिए। और अगर 2.5 लाख लोगों को ट्रेस करना पड़ जाए तो पागल हो जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टाफ रख के। समझ में आ रही है बात? तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, आपकी सैलरी थी 12 लाख, ठीक है, मान लो उसमें टैक्स था 1,04,000 रुपए का, 1,04,000 रुपए टैक्स काटा, जमा करा दिया इनकम टैक्स में। एक तो 1,04,000 ये कट गए, बाकी 96,000 क्यों कट गए? मान लो बेटा आपने बोला एम्प्लॉयर को कि 8,000 रुपये महीना में प्रोविडेंट फंड में जमा कराना चाहता हूँ। बाबू ये प्रोविडेंट फंड क्या है? कुछ नहीं, आप बैंक अकाउंट जिसमें रखे हुए पैसे आपको आपकी रिटायरमेंट में मिलेंगे। सुन लो काम की बात, मैं सबसे आसान करूंगा, मुझे नहीं पता लोग क्या क्या बोलते हैं प्रोविडेंट फंड यार में। प्रोविडेंट फंड एक बैंक अकाउंट है, बस सिर्फ एक बैंक अकाउंट जिसमें रखे हुए पैसे आपको कब मिलते हैं? आपके रिटायरमेंट में मिलते हैं। कितने रुपए जमा कराए आपने? 8,000 रुपये महीना। इंडिया में नियम है जितने पैसे आप जमा कराओगे, आप कितना करा सकते हो ये भी बता देता हूँ। आपकी सैलरी का मैक्सिमम 12%। आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना थी मेरे एग्जाम्पल में, 12% मतलब 12,000 रुपये महीना मैक्सिमम जमा करा सकते हो। आपने कितना सोचा? 8 कराने का सोचा। जितने आप जमा कराओगे 8,000 रुपये महीना, 12 महीने के 96,000 बैठते हैं। जितने आप कराओगे उतने ही आपका एम्प्लॉयर भी जमा करेगा आपके पीएफ अकाउंट में। इंडिया में नियम है, आपने 8 करे उसने भी 8 करे, आपने साल के 96 करे उसने भी 96 करे, और ये पैसा कब मिलेगा? अपॉन रिटायरमेंट। और सोचना 1 मिनट में, एक तरफ देखना, 96,000 आपने करे, 96 उसने करे, 1,92,000 हो गए 1 साल के। और मैं कहता हूँ आपके 30 साल है और 30 साल की नौकरी हो रहा है, और हर साल ऐसे ही होने वाला है। और जब जब सैलरी बढ़ेगी आप शायद पीएफ में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाओ। आप बढ़ाओगे तो एम्प्लॉयर को भी बढ़ा के डालना पड़ेगा। मैक्सिमम 12% ही डाल सकते हो अपनी सैलरी का, ठीक है। और बैंक अकाउंट है पीएफ, ब्याज भी लग रहा है, हर 12-13 साल में पैसा डबल हो जाता है। मतलब जो शुरू के 12-13 साल में जुड़ेगा डबल, यानी कि जब आप रिटायर हो रहे होगे तो ऐसा पैसा आ रहा होगा 2-2.5 करोड़ अपॉन रिटायरमेंट। और कभी सुना भी होगा शायद आपने कि आज ये रेलवे से रिटायर हुए हैं और एक बहुत बड़ी धूमधाम से पार्टी हो रही है। वो पार्टी इसलिए हो रही होती है, पीएफ का पैसा मिला होता है 1.5-2 करोड़ रुपए भाई को। एक्चुअली में ऐसा होता है। अब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ क्यों इनडायरेक्ट पेमेंट में लिखा? क्या समझदार हो? आज मिल रहा है क्या? कब मिलना है? अपॉन रिटायरमेंट। आज तो नहीं मिल रहा ना आपको, आपके बैंक अकाउंट में डाल रहा है एम्प्लॉयर, पर आज तो नहीं मिलना ना पैसा, इसलिए इनडायरेक्ट पेमेंट में लिखा गया। या तो आज नहीं मिलना या तो नगद नहीं मिलना। क्लियर हुआ भाई पीएफ टर्म सबको? ठीक है मान्या, क्लियर हो गई? चलो रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।